हेलो बच्चों, गुड इवनिंग एवरीवन। जल्दी से बच्चे जल्दी आ जाइए लाइव क्लास के लिए, एकदम से रेडी हो जाएं। और जल्दी से बच्चे आ जाएं। टाइमिंग का थोड़ा ध्यान रखा करिए बच्चों, 7:15 से आपकी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो जाया करेंगी। तो जरूरी नहीं कि हर बार नोटिफिकेशन आपको मिले, तो कभी कभार नोटिफिकेशन लेट भी आता है या कभी कभार नहीं भी आता है, तो उसके लिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो जरूरी नहीं कि हर बार टाइमिंग आपको दिया जाए, तो आप जो है 7:15 की जो टाइमिंग है उसको ध्यान रखिए। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो अल्कोहल के चैप्टर में ध्यान होगा, कल हम लोगों ने पढ़ लिया था लास्ट शेडिंग में प्रिपरेशन मेथड्स में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन को, जिसके लिए हमने आपको बताया कि अगर मान लो आपकी जो एल्कीन है, अगर वो कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो जाए यानी कोई असम्मित एल्कीन हो जाए और उसमें अगर आपको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन अगर करना हो तो उसमें भी आपको वहां पर प्राइमरी अल्कोहल ही बनते हुए मिलेगा। और एक तरीके से आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि जो भी आपके सामने अल्कोहल आ रहा है उसमें एक तरीके से H2O जोड़ा गया है। ये हमारे पास एल्कीन है और एल्कीन में H2O जोड़कर ये कंपाउंड हमने बना दिया। बाकी पूरी रिएक्शन कैसे होगी, क्या तरीका होगा, वो तो समझ ही चुके हैं हम लोग। अगर आपको बहुत जल्दी से अपना आंसर निकालना हो तो एक सिंपल सी हमने ट्रिक बताई आपको कि जो भी आपके पास असम्मित एल्कीन होगी उसमें बस आप एंटी मार्कोनिकॉफ का जो रूल है वो लगाकर H2O का वहां पर जो एडिशन है, H2O का जो योग है वो दिखा सकते हैं और आपका आंसर आ जाएगा। और एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल ये बोलता है कि जो भी आपका नेगेटिव पार्ट होगा ये वहां जाएगा जहां पर आपको H की संख्या ज्यादा मिलेगी। यहाँ पर नंबर ऑफ H ज्यादा होंगे, वहीं पर H2O का जो नेगेटिव पार्ट है वो जाकर ऐड होता है। ठीक है, तो इस वजह से आपको मालूम दिख रहा होगा कि अगल बगल ही देखना होता है। यहाँ पर 2 H है, यहाँ पर एक ही H है और H2O का जो नेगेटिव पार्ट होगा वो OH नेगेटिव होगा और वो वहां जाके जुड़ेगा जहां पर H आपके क्या होंगे, कम। ठीक है, तो ये बेटा हम लोगों ने पढ़ लिया था जो कि इस तरीके से देखा गया। और अब बात करते हैं इसके बाद अगले टॉपिक की, अगली हेडिंग की। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब नेक्स्ट हेडिंग में नोट करना है आपको। इसी के बाद लिखिएगा ईस्टर द्वारा, फ्रॉम ईस्टर, ईस्टर द्वारा, फ्रॉम ईस्टर। ठीक है, अब समझिएगा। अगर आप किसी भी एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर आप अल्कोहल को मिला दें, अल्कोहल को ऐड कर दें, तो ध्यान रखिएगा हमेशा ही ईस्टर बनेगा और वाटर वहां से अलग हो जाता है। किसी भी एसिड में अल्कोहल मिलाने पर हमेशा ईस्टर बनता है और साथ में H2O जो है वो अलग हो जाता है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है कि ये एक टाइप की, ध्यान रखिएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन है यानी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ठीक है, तो अभी तो हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं अल्कोहल के प्रिपरेशन मेथड्स को, यानी अल्कोहल के बनाने की विधियों को। और जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको अल्कोहल के रासायनिक गुण पढ़ने को मिलेंगे, अल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टीज आप पढ़ेंगे आगे। तो अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज में एक हेडिंग पढ़ने को मिलेगी और उसका नाम होगा ईस्टरीकरण यानी ईस्टरीफिकेशन। उसमें यही रिएक्शन आप देखोगे कि किसी एसिड में अल्कोहल को मिलाकर आप वहां पर ईस्टर को बनते देखोगे और ईस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है, ईस्टर का निर्माण हो रहा है, इसलिए उस रिएक्शन का नाम क्या पड़ गया, ईस्टरीफिकेशन। लेकिन हमको यहाँ पर ईस्टर बनाना नहीं है, हमको यहाँ पर ईस्टर से
एल्कोहल को फॉर्म करना है। और इसीलिए हमने बोला कि ये एक टाइप की रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। यानी अगर हम यहाँ पे उल्टा काम करें कि हम ईस्टर को ले लें और उसमें वाटर को मिलाकर हम वहां पर एल्कोहल बना सकते हैं, साथ में अम्ल भी हमको मिलेगा। ठीक है, नोट करते हैं इस बात को। लिखिएगा, ईस्टर का तनु H2SO4 की उपस्थिति में, ईस्टर का तनु H2SO4 की उपस्थिति में जल अपघटन करने पर हाइड्रोलिसिस ऑफ एन ईस्टर इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, ईस्टर का तनु H2SO4 की उपस्थिति में जल अपघटन करने पर अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा एल्कोहल प्राप्त होते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा एल्कोहल प्राप्त होते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल। कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा एल्कोहल प्राप्त होते हैं। चलिए देखिए जरा, ईस्टर तो सब बच्चों ने पहले से पढ़ रखा है। RCOOR को हम लोग ईस्टर बोलते हैं। RCOR में ये दोनों के दोनों R सेम भी सकते हैं और डिफरेंट भी सकते हैं। तो अगर आप चाहो तो इस R को क्या ले सकते हो, R डैश। और क्या होना है यहाँ पर, जल अपघटन यानी हाइड्रोलिसिस। तो हमने यहाँ पर ले लिया है एरो के ऊपर साथ में H2O को, और एरो के ऊपर हमने ले लिया है डाइल्यूट यानी कि तनु, और आगे हमारे पास है H2SO4। बहुत सिंपल सा काम करोगे, यहां से ये जो बॉन्ड है वो अलग कर लोगे, और वाटर का जो H है, H2O का जो H है वो यहां रखो, और H2O का जो OH है वो यहां रखो। तो ऐसा करने पर इस साइड से देखिए आपको एसिड के रूप में क्या मिल जाएगा, एसिड की फॉर्म में आपको मिल जाएगा RCOOH। और इस तरफ से अगर हम लोग करेंगे तो यहां से बेटा आपको मिल जाएगा R-OH। तो इसको आप सिंपल बोल सकते हैं एसिड, और इसको सिंपल आप बोल सकते हैं एल्कोहल। ठीक है, चलिए और देखो जरा, इसी रिएक्शन में अगर हम R को क्या ले लें, CH3, और R- को हम यहां पर ले लें C2H5, और साथ में हमारे पास है H2O। ठीक है, और ये सब हम करेंगे फिर से डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में। वही काम यहाँ पर भी करते हैं कि यहाँ पर भी हम इस बॉन्ड को अलग कर ले रहे हैं, यहाँ से इसका H2O का H यहाँ रख ले रहे हैं और यहाँ पर OH रख ले रहे हैं। तो जब हम लोग ऐसा करेंगे तो इस तरफ से जरा देखिएगा बच्चों, क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर आपको मिलेगा CH3COOH, और प्लस उधर से आपके पास आएगा C2H5OH। तो ये आ जाएगा C2H5OH। ये जो कंपाउंड सामने आपने बनाया हुआ है, सब लोगों ने पढ़ा हुआ है, सिंपल सा नाम है इसका एसिटिक एसिड। और उसके बगल में जो आपको कंपाउंड बच्चों दिख रहा होगा वो होगा आपका एल्कोहल, और वो भी कौन सा एल्कोहल, एथिल अल्कोहल। ये सब इनके कॉमन नेम है, बाकी आप इनके आईयूपीएसी नेम भी ले सकते हैं। अब अगर किसी को इसका कॉमन नेम मालूम हो तो जल्दी से चैट में कमेंट करिए, चैट बॉक्स में कमेंट करिएगा, इसका कॉमन नेम क्या बोला जाएगा, जल्दी से बताइएगा। 2 मिनट का टाइम आपके पास। बोलिए भाई।
बिल्कुल सही आंसर है। इसका सही नाम होगा बेटा एथिल एसीटेट। कैसे होगा तो ये ध्यान रखिएगा, इतना पार्ट आपको कहीं पर भी दिखाई दे जाए तो बच्चों ध्यान रखिएगा, इसको हमेशा हम लोग एसीटेट बोलते हैं। और साथ में ये हमारे पास एथिल है तो पूरा नाम ये जो लगा हुआ है इसका पूरा नाम बेटा बन जाएगा एथिल एसीटेट। तो इस कंपाउंड का नाम आप लिख लीजिएगा, सिंपल नाम बता रहे हैं, एथिल एसीटेट। ठीक है। अब अगर इसके आईयूपीएसी नाम की अगर बात की जाए तो पहली बात तो ये एक ईस्टर है, और ईस्टर के लिए आईयूपीएसी नाम का तरीका ये रहता है कि राइट हैंड साइड में जो भी आपको दिखाई दे रहा हो उसके लिए आपको वहां पर एल्किल लगाना होता है राइट हैंड साइड के लिए। तो राइट हैंड साइड में अगर आप देखो तो ये आपको दिख रहा होगा, और इसके लिए हम लोग क्या लगा लेंगे, एल्किल, और ये फिलहाल ग्रुप कौन सा है बेटा, एथिल। इसके बाद 2 कार्बन जो बचेंगे, 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिख देंगे, एच, और ईस्टर के लिए लास्ट में लगा दिया जाएगा एनोएट। तो बेटा पूरा नाम बन जाएगा एथिल एथेनोएट। ये इसका आईयूपीएसी नेम है। जल्दी से पूरा रिएक्शन नोट कर लीजिए। इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, पर ये जो है इसको अभी हटा दीजिएगा। ये तो जब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तब देख लेंगे, बाकी अगर नोट कर लिया तो कोई बात नहीं। केवल जो फर्स्ट और सेकंड स्टेप में जो रिएक्शंस आ रही हैं उसको जल्दी से नोट करिए। किसी का क्लियर नहीं आ रहा हो या कोई दिक्कत आ रही हो तो वो आपका ही नेटवर्क इश्यू होगा। यहाँ से फिलहाल कोई समस्या नहीं है, ठीक है। बाकी अगर कोई समस्या अगर आपको हो रही हो तो आप अपना रिकॉर्डेड वीडियो देख लीजिएगा, उसमें क्लियर हो जाएगा। चलिए, सबका हो गया बेटा, नोट कर लिया सब बच्चों ने? चलिए, ये जो रिएक्शन आपके सामने आई है इसमें हम लोगों ने एक ईस्टर लिया, और ईस्टर का हमने क्या किया, हाइड्रोलिसिस यानी जल अपघटन इस एसिड को लेकर, और एक एसिड बन गया और एक अल्कोहल बन गया। अब इसी को जरा एक और पॉइंट में समझिएगा क्या है। देखिए, जो जल अपघटन होता है, जो हाइड्रोलिसिस होती है वो 2 तरीके की होती है। एक होता है अम्लीय जल अपघटन जो सामने आ रहा है, यानी कि एसिडिक हाइड्रोलिसिस जो सामने दिख रही है क्योंकि एसिड को लेकर की गई है। और एक बेटा ध्यान रखिएगा होती है अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस यानी कि क्षारीय जल अपघटन, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। तो अब ये ध्यान रखना, कहीं पर भी किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में आपको लिखा मिले क्षारीय जल अपघटन यानी अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, तो समझ लीजिए आपको वहां पर NaOH का या KOH का यूज करना है, लेकिन कैसा, जलीय अवस्था में, एक्वस फॉर्म में। ठीक है, एक्वस KOH या एक्वस NaOH ये यूज किया जाएगा अगर आपसे बोलता है क्षारीय जल अपघटन। ठीक, तो अब जरा ध्यान सुनेगा, क्या पॉइंट यहां पर इंपॉर्टेंट आने वाला है उसकी जरा बात समझ लीजिए। देखिए बेटा, फिर से हमने यहां पर लिया हुआ है RCOOR- को, जिसको आप क्या बोल रहे हैं, ईस्टर। लेकिन अब हम लोग यहाँ पर इसका जो करने जा रहे हैं जल अपघटन वो क्षार के द्वारा होने वाला है, यानी बेस हाइड्रोलिसिस है। और उसके लिए बेटा हमने यहाँ पर NaOH लिया हुआ है, KOH भी आप ले सकते हो, लेकिन ध्यान रखिएगा जो भी आप लें उसके लिए एक्वस लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब क्या काम है, क्या तरीका है उसको जरा समझ लेते हैं। यहां से हमने ये बॉन्ड ब्रेक कर लिया है, बॉन्ड को अलग कर लिया है। यहां पर बेटा हम OH ले रहे हैं और यहाँ पे हम Na ले रहे हैं। ऐसा करने पर इस तरफ से जरा देखो क्या मिलेगा हमको, यहाँ पर हमको मिलेगा RCOONA। बस वही है कि जो एसिड जहां पर बन रहा था वहां पर एक टाइप का हमको एक सॉल्ट बनते हुए दिख रहा है, एक टाइप का लवण बनते हुए दिख रहा है। दूसरा जो हमारा कंपाउंड है वो पहले जैसा ही कॉमन रहेगा, वो एक टाइप का एल्कोहल बन रहा है। ठीक है, तो अब बहुत ध्यान सुनिएगा। अगर मान लो ये जो R यहां पर आपको दिख रहा होगा, इस R की वैल्यू अगर बहुत ज्यादा आप ले लें, जैसे C15 तरीके से ले लें, C15H31 या C17H35, इस तरीके से अगर आप लेते हो तो आपको ये जो कंपाउंड बेटा मिलने वाला है, इस कंपाउंड को आप सिंपल भाषा में, आम भाषा में सोप का नाम दे सकते हैं, साबुन का नाम दे सकते हैं। और आप सब बच्चों ने शायद पढ़ा होगा कि जो साबुन होते हैं, जो सोप होते हैं, वो उच्च वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम के लवण होते हैं।
जो साबुन होंगे, सोप होंगे, वो हायर फैटी एसिड यानी उच्च वसा अम्लों के सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट होते हैं, सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं। और चूंकि अब की बार इस रिएक्शन में आपको सोप बनते हुए नजर आ रहा होगा, हेंस दिस रिएक्शन इज नोन एज सपोनिफिकेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा हिंदी में साबुनीकरण। ठीक है, इसमें अगर आप फिर से थोड़ा बैक में आए, हमने क्या देखा था, इस रिएक्शन में आपको साफ साफ दिख रहा था ईस्टर बन रहा है, इसलिए हमने बोला कि इस रिएक्शन का नाम ईस्टरीकरण होता है, ईस्टरीफिकेशन होता है, जो आप केमिकल प्रॉपर्टीज में, रासायनिक गुणों में पढ़ने वाले हो। ठीक है, और बिल्कुल वैसे ही ये एक टाइप की रिएक्शन सामने आ रही है जिसमें साबुन यानी सोप का निर्माण हो रहा है, इस वजह से बेटा इसका नाम क्या पड़ गया, साबुनीकरण यानी सपोनिफिकेशन। तो हमारा पॉइंट क्या निकल के आया, किसी भी ईस्टर का, किसी भी जो भी आप ईस्टर ले रहे हो, किसी भी ईस्टर का क्षार के द्वारा जल अपघटन करने पर, ठीक है, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करने पर हमेशा साबुन यानी सोप का निर्माण होता है, इस वजह से इसका नाम पड़ गया साबुनीकरण। तो अगर आप अम्ली कर रहे हो जल अपघटन तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो मिलेगा वो मिलेगा ही, लेकिन अगर क्षार के द्वारा आप करोगे तो साबुन बनता है। ठीक है, तो ये पॉइंट नोट में लिखने वाला होगा, जल्दी से लिखिएगा। ईस्टर का क्षार द्वारा जल अपघटन करने पर अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एन ईस्टर, ईस्टर का क्षार द्वारा जल अपघटन करने पर साबुन का निर्माण होता है, गिव्स सोप। अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एन ईस्टर गिव्स सोप, साबुन का निर्माण होता है, अतः इसे साबुनीकरण कहते हैं। हेंस इट इज कॉल्ड सपोनिफिकेशन, अतः इसे साबुनीकरण कहते हैं। हेंस इट इज कॉल्ड सपोनिफिकेशन। और अभी हमने आपको बताया भी साबुन क्या है, साबुन उच्च वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम के लवण होते हैं, यानी सोप्स आर द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। तो अगर आपने NaOH लिया हुआ है तो जाहिर सी बात है सोडियम का लवण बनेगा, अगर आपने KOH लिया होता तो पोटेशियम का सॉल्ट बनता, पोटेशियम का लवण बनता। चाहे सोडियम का सॉल्ट बने, चाहे सोडियम का लवण बने, चाहे पोटेशियम का सॉल्ट बने, बोथ आर कॉल्ड सोप। ये जल्दी से रिएक्शन नोट कर लो। हो गया सबका? चलिए आगे बढ़ेंगे और अब नेक्स्ट स्टडी में नोट करेगा प्राथमिक एमीन द्वारा, फ्रॉम प्राइमरी एमीन, प्राथमिक एमीन द्वारा, फ्रॉम प्राइमरी एमीन। हाँ लिखते हैं, देखिएगा प्राथमिक एमीन को सोडियम नाइट्राइट टाहेलाश्म तथा HCl के विलयन में प्रवाहित करने पर प्राइमरी एमीन is passed in the solution of
सोडियम नाइट्राइट एंड HCl। प्राथमिक एमीन को सोडियम नाइट्राइट व HCl के विलयन में प्रवाहित करने पर प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होता है, टू फॉर्म प्राइमरी एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है भाई, ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जितनी ये इंपॉर्टेंट है उतनी ये सिंपल भी है। ठीक है, देखिए जरा ध्यान से, 2 स्टेप का प्रोसेस रहेगा। सोडियम नाइट्राइट, शायद आपको मालूम हो, ये होता है बेटा NaNO2। ठीक है, और इसके अलावा आपको यहां पर और क्या लेना है बेटा, HCl को लेना है। ठीक है, समझना जरा, ये Na और ये Cl, ये क्या बाहर कर लेंगे यहां पर NaCl। ठीक है, अब देखो क्या बचेगा, H बचेगा और ये आपके पास NO2 बचेगा। इसको जोड़कर आप बना लेंगे HNO2, और HNO2 का नाम सबको शायद मालूम होगा, इसको बोलते हैं नाइट्रस एसिड। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आपको लिखवाया गया है, हेडिंग में भी लिखवाया हुआ है, प्राइमरी अमीन यानी प्राथमिक अमीन आपको लेना है। ठीक, तो देखो जरा, ये हमारे पास है RCH2 और उसके बाद है NH2। ठीक है, इसकी अगर बात की जाए तो फिर से ध्यान रखना, जैसे अल्कोहल की सारी कहानी वैसे एमीन में भी, कि जिस भी एमीन के आखिरी में NH2 दिख जाए वो प्राइमरी एमीन होती है, जिसमें NH दिख जाए वो सेकेंडरी होती है, जिसमें N दिख जाए वो टर्शरी होती है। NH2 प्राइमरी यानी प्राथमिक, NH सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक, और केवल N के लिए टर्शरी यानी तृतीयक। ठीक, अब इस मेन पहले स्टेप को लिया जाए अगर, तो उसमें जो मेन कंपाउंड बेटा हमको यहाँ मिलता है वो नाइट्रस एसिड का मिलता है, जो अब आगे की रिएक्शन को कंप्लीट करने वाला है। क्या काम होगा समझो जरा, N के ठीक नीचे आप N को रख दीजिए, H2 के नीचे आप O को रख दीजिए, और इसके अलावा आपके पास OH बचेगा। चेक कर लो कैसे, HNO2। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, यहां से बेटा ये वाला जो बॉन्ड है इसको अलग कर लो। ठीक है, यहां से इस वाले बॉन्ड को भी आप अलग कर लो। अब जब देखो इस तरफ से आपको क्या मिलेगा, यहां से बेटा मिलेगा RCH2OH, तो ये आपको देगा RCH2OH प्लस, इधर से देखो क्या मिलेगा, इधर से N2 गैस निकल जाएगी और इधर से बेटा H2O बाहर हो जाएगा। तो RCH2OH जो है आप इसी को बोल सकते हैं प्राइमरी, और जैसा कि बताया गया था प्राइमरी को हम लोग सिंपल 1 डिग्री भी बोलते हैं, तो 1 डिग्री अल्कोहल भी बोल सकते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर जो इसमें आपको समझनी है। देखिए, ये रिएक्शन 2 तरीके से एग्जाम में आ सकती है, और एक तीसरा पॉइंट भी इसका समझेंगे। पहला पॉइंट तो ये कि आपसे पूछ सकता है कि क्या होता है जब, यानी व्हाट हैपेंस व्हेन प्राथमिक एमीन, कोई भी प्राइमरी एमीन दे दे, एथिल प्रोपिल जो भी उसको देना हो, प्राथमिक एमीन को सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ प्रवाहित करते हैं। प्राइमरी अमीन इज पास्ड विद सोडियम नाइट्राइट एंड HCl। अगर ऐसा बोलता है तो बच्चों आपको दोनों स्टेप करके दिखाने पड़ेंगे। ठीक, दूसरा सुनिएगा, अगर वो ये बोल दे कि क्या होता है जब, व्हाट हैपेंस व्हेन प्राइमरी अमीन यानी प्राथमिक अमीन को नाइट्रस अम्ल से के साथ प्रवाहित करते हैं, प्राइमरी अमीन इज पास्ड विद नाइट्रस एसिड, अगर ऐसा बोलता है तो आपको बेटा केवल सेकंड वाला स्टेप ही करना होगा, दूसरे स्टेप का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, अब जो कि सबसे इंपॉर्टेंट आने वाला पॉइंट है उसको सुन लीजिए। हम बार बार बताते जा रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो इस समय आप देख रहे हैं, इसमें बैलेंसिंग का कोई मतलब नहीं है, बस ये ध्यान रखना होता है कि किसका क्या काम है। ठीक है, और ये सारी बातें कन्वर्जेंस को लेकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, जो आप आखिरी में देखेंगे भी। इसीलिए हम बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खासकर आपको एक ऐसा पेज जरूर ले लें जहां पर ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने लिखे हों। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है, और ये ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा ऑर्गेनिक कन्वर्जेंस में। क्या पॉइंट है देखो ध्यान से, अगर आपको कहीं पर भी किसी भी रिएक्शन में NH2 ग्रुप दिखाई दे जाए और उसको हटाकर आपको OH लाना हो तो कुछ भी नहीं करना है, हमेशा HNO2 ले लीजिए। आप चेक कर सकते हो, कुछ भी नहीं हुआ है, NH2 को हटाकर वहां पर बेटा OH लगा दिया गया और कुछ भी नहीं किया गया। आप चेक कर लिए, पूरा कंपाउंड देखो वही बन रहा है। तो
ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, इसीलिए हमने कहा कि ऐसी चीजों को आप जरूर कहीं ना कहीं एक पेज पर सारे पॉइंट्स एक साथ तरीके से नोट जरूर करिएगा, ताकि ये क्लियर रहे कि आपको करना क्या है, किस तरीके से सोचना है। अगर ये सारे पॉइंट आपके दिमाग में रहेंगे, आपके सामने रहेंगे, तो आप रिएक्शंस को आसानी से सोच पाओगे, उनको कर पाओगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, NH2 को हटाकर कभी भी OH लाना हो, तुरंत एरो के ऊपर HNO2 ले लीजिए। बाकी क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा उसको छोड़िए, हटाइए, भगाइए। आपको मेन क्या मिलेगा वो ये देगा, यानी अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, बाकी क्या निकलेगा उससे कोई मतलब नहीं। जल्दी से नोट करिए। तो जल्दी नोट करें। हो गया सब बच्चों का? चलिए आगे बढ़ेंगे और अब नेक्स्ट स्टडी में नोट करेगा एल्किल हैलाइड द्वारा फ्रॉम एल्काइल हैलाइड या एल्किल हैलाइड। हाँ लिखेंगे, इसमें लिखिएगा एल्किल हैलाइड की क्रिया, एल्किल हैलाइड ब्रैकेट में एक इसका एक और नाम हेलो एल्केन लिख सकते हैं। एल्किल हैलाइड ब्रैकेट में लिख लो हेलो एल्केन की क्रिया जलीय KOH के साथ कराने पर, एल्किल हैलाइड ब्रैकेट में हेलो एल्केन रिएक्ट्स विद एक्वस KOH, जलीय KOH के साथ कराने पर अल्कोहल प्राप्त होता है। एल्किल हैलाइड ब्रैकेट में हेलो एल्केन रिएक्ट्स विद एक्वस KOH टू फॉर्म एन अल्कोहल, अल्कोहल का निर्माण होता है। ठीक है, एक जनरल सी नॉर्मल सी रिएक्शन जरा देखना। ये बेटा जैसे मान लो हमारे पास RX है, इसी को आप बोल सकते हो एल्कलाइड या हेलो एल्केन आईयूपीएसी नेम में, और ये हमने बेटा लिया हुआ है KOH, लेकिन कैसा KOH है? एक्वस KOH। ठीक है, अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान हो तो जब 11th में हम लोगों ने एल्कीन पढ़ा था तो हमने दो बातें आपको बताई थी कि ध्यान रखिएगा कि KOH जो होता है ये दो टाइप का होता है, एक एक्वस KOH होता है और एक एल्कोहलिक KOH होता है। ठीक है, एक एक्वस और एक एल्कोहलिक। ठीक है, एक्वस KOH जो होता है वो हमेशा जो भी X यानी कि ClBr हो जो होगा वो उसको हटाकर उसको रिप्लेस करके वहां पर OH लगा देता है। ठीक है, और जो भी एल्कोहलिक KOH होता है उसका काम होता है कि वो HX को बाहर करता है, यानी डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करता है। H का मतलब हो गया हाइड्रो और X का मतलब हो गया हेलोजन, और वो निकल रहा है तो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। वो काम कौन करता है? एल्कोहलिक KOH। और X को रिप्लेस करके OH कौन लगाता है? एक्वस KOH। तो एक सिंपल सा काम होगा, ये K लोगे, ये X लोगे, और बेटा यहां पर आप KX को अलग कर लोगे, और KX को अलग करने के बाद बाकी क्या बचेगा हमारे पास? आपको मिल जाएगा सिंपल ROH, जिसको आप ये बोल सकते हो अल्कोहल। ठीक है, चल अब देखिएगा जरा ध्यान से। ये जैसे मान लो हमारे पास है R, या ऐसे ले लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 C, और उसके बाद मान लो Br ले लिया, और प्लस में बेटा ये लिया हुआ है KOH, और ये हमारे पास हो जाएगा फिर से एक्वस। ठीक है,
जैसे आप लोगों ने पढ़ रखा है कि जिस अल्कोहल के लास्ट में CH2OH होता है उसको आप प्राइमरी अल्कोहल बोलते हो, बिल्कुल वैसे ही जिस भी हैलाइड के लास्ट में CH2X, चाहे वो Cl हो, Br हो, इससे मतलब नहीं है, उसको भी हम लोग सिंपल 1 डिग्री हैलाइड ही बोलते हैं। ठीक है, जैसे 1 डिग्री अल्कोहल वैसे 1 डिग्री हैलाइड। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, के लोगे बेटा, ये Br लोगे, यहां से आप KBr को अलग करोगे और ये आपको यहाँ पर दे देगा CH3CH2OH, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे फिर से 1 डिग्री अल्कोहल, या सिंपल बोल सकते हो एथिल अल्कोहल। ठीक है, ये एथिल ब्रोमाइड है और वो एथिल अल्कोहल है। ठीक है, चलिए और देखो जरा ध्यान से क्या क्या हो सकता है। ये हमारे पास एक और टाइप का हैलाइड है। अब थोड़ा जरा ध्यान से देखो आप, तो क्या क्या है इसमें जरा देखिएगा। ये बेटा आपके पास हो जाएगा CH3, यहां पर आपको लेना होगा CH2, इधर भी आप रखोगे CH2, इधर भी रखोगे CH3, और यहां पर बेटा आप ले लोगे CH। ठीक है, तो ये अब की बात, जैसे कि CHOH जो सेंटर में होता है वो आपको क्या देता है, सेकेंडरी अल्कोहल, वैसे ही CHBr जो आपको दिख रहा होगा ये आपको देगा सेकेंडरी हैलाइड, या बोले 2 डिग्री हैलाइड। ठीक है, बाकी आप इसका IUPAC नेमिंग कर सकते हो, आप नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 नंबर पे आएगा, तो 3 ब्रोमो प्रोपेन भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास फिर से KOH है और एक्वस फॉर्म में यहाँ पर भी लिया जा रहा है, और यहाँ से बेटा हमने फिर से KBr को अलग कर लिया, और जो बचा उसमें यहाँ पर ये जब KBr हो जाएगा तो यहाँ पर OH लगा दिया जाएगा, यानी अब की बार जो आएगा वो ऐसे CH3, यहाँ पर बेटा CH2, फिर CH, नीचे लगा दीजिएगा OH, और उसके बाद यहां पर आएगा CH2, इधर आपका CH3, और लास्ट में KBr अलग हो जाएगा, और यहां पर भी सेंटर में CHOH आपको दिख रहा होगा, इट मींस इट इज आल्सो अ सेकेंडरी अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल। बाकी इसके नेमिंग में 1 2 3 करके आप कर सकते हैं, पेंटेनॉल 3 या पेंटेन 3ऑल इसकी नेमिंग बन जाएगी। जल्दी से नोट करिए। किसी का कोई भी लाइन अगर छूट जा रहा है तो वो रिकॉर्डेड वीडियो में देख लीजिएगा, बाद में रिपीट दोबारा नहीं हो पाएगा, तो बाद में रिकॉर्डेड वीडियो में देख लीजिएगा, तो छूटा हुआ है वो कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर कोई पॉइंट छूट जाता है तो उसको छोड़ दीजिए, वहीं पे ब्लैंक छोड़ दीजिए। बाकी जब आप रिकॉर्ड वीडियो जब आ जाए तो उसको आप देख लीजिएगा, तो उसको कंप्लीट कर लेना। तो आप बच्चों ने देखा कि 1 डिग्री हैलाइड ने आपको 1 डिग्री अल्कोहल दे दिया, 2 डिग्री हैलाइड ने आपको 2 डिग्री अल्कोहल दे दिया। अब जरा बात करते हैं एक और हैलाइड की, और वो हैलाइड बेटा ऐसे लिया जा रहा है, ये आपका हो जाएगा क्या, CH3, इधर भी क्या ले लोगे CH3, ये हो जाएगा CH3, और सेंटर में बेटा आपके पास हो जाएगा CBr, और प्लस में आपका फिर से वही KOH आपको लेना है और एक्वस फॉर्म में लेना है। ठीक है, और यहाँ पर के लिया, ये Br लिया, क्या बाहर कर दिया KBr, और ये OH फिर से Br को रिप्लेस करेगा, यानी फिर से हम ऐसे ले सकते हैं CH3, उसके बाद CH3, फिर आपका CH3, और सेंटर में COH। और जिस तरीके से ये आपका 3 डिग्री हैलाइड आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, वैसे ही बेटा ये हो जाएगा आपका 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, और आपका बेटा रिएक्शन वहीं पर गलत हो जाएगा। ठीक है,
तो अब ये क्या कहानी यहाँ पर हो गई, क्या गलती यहाँ पर हो गई जो ऐसा कहा जा रहा है हमसे। ठीक है, तो अब ध्यान सुन लीजिएगा क्या पॉइंट है यहाँ पर। बेटा 1 डिग्री हैलाइड जो सामने आपको दिख रहा होगा, ये आपको हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल बनाते हुए मिलेगा, जो सामने दिख भी रहा है। 2 डिग्री हैलाइड जो है वो भी आपको 2 डिग्री अल्कोहल बनाते हुए मिलेगा, लेकिन ध्यान रखना है 3 डिग्री हैलाइड डज नॉट फॉर्म 3 डिग्री अल्कोहल। अब इसके पीछे क्या कहानी है उसको जरा समझते हैं। ठीक है, थोड़ा सा फिर से बैक जाते हैं, 11th के थोड़ा पॉइंट में आते हैं। इसीलिए बोला जाता है बार बार कि सीरियसली अगर आपने 11th की पढ़ाई को किया हुआ है तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वहां पर बताई जाती हैं जो यहाँ पर यूज होने वाली होती हैं। चलिए खैर, नहीं भी पढ़ा है तो अब आगे जैसे जैसे आते जाएंगे सारे पॉइंट्स वो आगे मालूम भी होते जाएंगे। चलिए सुनिएगा। अगर आपको ध्यान हो तो एक चैप्टर जो आया था रिएक्शन मैकेनिज्म का, अभिक्रियाओं की क्रिया विधि का, उसमें बेटा ध्यान होगा तो 2 टाइप की रिएक्शन आई थी। एक का नाम था SN1 और एक का नाम था SN2। ठीक है, अभी तो जितना हमारे मतलब भर का हम उतना बता दे रहे हैं, उसके बाद अभी आगे जैसे से आप बढ़ोगे तो एक चैप्टर पढ़ने को मिलेगा हेलो एल्केन का, तो उसमें ये बात डिटेल में और बताई जाएगी आपको। फिलहाल अभी जो मतलब भर का सुनो ध्यान से। SN1 और SN2 के बारे में जिसको नहीं मालूम है वो फिर से एक बार इसको सुन लीजिए क्या है, बाकी जिसको मालूम है वो अपना रिवाइज कर लीजिए क्या है कैसे। देखिए भाई, SN1 में 1 का मतलब था यूनिमॉलिकुलर यानी कि एक अणु, और SN2 में 2 का मतलब था बेटा बाईमॉलिकुलर यानी कि द्विअणुक। यानी वे रिएक्शन यानी ऐसी रिएक्शन जो आपको एक अणुक मिलती हैं, यूनिमॉलिकुलर मिलती हैं, वो SN1 होती हैं, और जो आपको बाईमॉलिकुलर मिलती हैं वो SN2 होती हैं। ठीक, ये तो एक सिंपल सी बात है। अब जो हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो सुन लो ध्यान से। देखिए, एक बहुत सिंपल सी लाइन है, उसको हमेशा दिमाग में रखना है आपको। ध्यान रखिएगा, बैक साइड अटैक। अगर आपको किसी भी एल्किल हैलाइड में न्यूक्लियोफाइल का, ये जो एन सामने दिख रहा है, इस एन का मतलब क्या है? न्यूक्लियोफाइल, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं नाभिक स्नेही अभिकर्मक, जो कि निगेटिव होता है। नाभिक स्नेही समझो ना, नाभिक पॉजिटिव और उसके पास जाने वाला तो निगेटिव ही होगा। तो जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है उसी को बेटा हम लोग न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल का अगर बैक साइड से अगर आपको अटैक होते हुए दिखता है तो समझ लो वो SN2 रिएक्शन है, और अगर बैक से अगर अटैक हो ही नहीं पा रहा है तो रिएक्शन SN1 होगी। ठीक, अब जरा ध्यान दीजिएगा। KOH में हमको OH माइनस मिलेगा न्यूक्लियोफाइल यानी नाभिक स्नेही अभिकर्मक के रूप में। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये केवल एक ग्रुप इस तरीके से यहाँ पे लगा हुआ है CH3 CH2 का, जो कि एक बहुत छोटा सा ग्रुप है, और यहाँ पर इसका जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है, इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम होने की वजह से ये बड़ी आसानी से ये जो OH है ये बैक साइड से आकर OH नेगेटिव जो है बैक साइड से घुसकर इस Br को यहाँ से बाहर कर देगा और खुद जाकर वहां पर अटैच हो जाएगा, जुड़ जाएगा। यानी बैक साइड होने का मतलब ये SN2 क्रिया देने की वजह से बड़ी आसानी से 1 डिग्री अल्कोहल दे सकता है। यही काम यहाँ पर भी होगा। यहाँ पर भी बैक साइड का जो अटैक है OH माइनस का वो बड़ा आसान होगा, और इस वजह से ये भी यहाँ पर Br माइनस को अलग करके सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकता है। लेकिन अब अगर बात करें बेटा टर्शरी हैलाइड की, तो उसको जरा समझना आप क्या है यहाँ पर। ठीक है, टर्शरी हैलाइड के केस में क्या है बेटा कि ये हमारे पास C है और यहाँ पर CH3 है, ये CH3 है, CH3 है, और ये हमारा Br है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि CH3 का मतलब क्या कि एक कार्बन से 3 H लगे हुए हैं, इस वाले कार्बन से 3 H लगे हुए हैं, और इस वाले कार्बन से 3 H लगे हैं। तो इतनी ज्यादा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इतना ज्यादा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व है कि बैक साइड से किसी भी न्यूक्लियोफाइल का जाना संभव नहीं है। बैक साइड से किसी भी नाभिक स्नेही अभिकर्मक का आना संभव है ही नहीं। तो जब कुछ बैक साइड से आएगा ही नहीं, OH माइनस आ ही नहीं पाएगा, तो कैसे वो Br को अलग करेगा और कैसे वो खुद को अपने वहां पर जोड़ पाएगा। और यही वजह है कि वो किसी प्रकार का अल्कोहल नहीं बना पाता। तो अब सवाल ये उठा कि अब होगा क्या यहाँ पर। अब सवाल जो है कि क्या होगा यहाँ पर, तो उसकी सारी कहानी अब SN1 तय करेगा। अब SN1 में हमेशा बनाना पड़ता है बेटा
स्थायी कार्बोनियम आयन। अब वो कैसे बनेगा, ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे हम इस तरीके से, ये वाला Br निगेटिव अलग हो जाएगा और C पर बेटा पॉजिटिव चार्ज आएगा, और C पर जैसे ही पॉजिटिव आएगा वो इस किसी भी एक CH3 से H को लेकर यहां पर डबल बॉन्ड लगा देगा, ठीक है। चाहे वो इस वाले H को ले ले, चाहे वो इस वाले H को ले ले, चाहे वो इसको ले ले। अगर यहां लेगा तो डबल बॉन्ड यानी एक बॉन्ड हमारा यहां पर और आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अगर वो यहां पर लेगा तो एक बेटा डबल बॉन्ड यहां पर आ जाएगा, अगर वो ये लेगा तो एक डबल बॉन्ड यहां पर आएगा। कुछ भी ले ले, कहीं से ले ले, लेकिन कंपाउंड हर बार सेम बनेगा, यानी और डबल बॉन्ड आने का मतलब बेटा क्या हुआ, एल्कीन का वहां पर निर्माण होते हुए मिलेगा आपको, यानी वहां पर एल्कोहल नहीं बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट में लिखना है आपको। लिखिएगा, तृतीयक हैलाइड जलीय KOH के साथ तृतीयक एल्कोहल का निर्माण नहीं करता। टर्शरी हैलाइड डज नॉट फॉर्म टर्शरी एल्कोहल विद एक्वस KOH। तृतीयक हैलाइड जलीय KOH के साथ तृतीयक एल्कोहल का निर्माण नहीं करता। टर्शरी हैलाइड डज नॉट फॉर्म टर्शरी एल्कोहल विद एक्वस KOH। ये एल्कीन का निर्माण करता है, इट फॉर्म्स एल्कीन, ठीक है। तो क्यों करता है, तो ब्रैकेट में लिखिएगा, ये जो लिखा हुआ है SN2 जैसे लिखा हुआ वैसे लिखिएगा, SN2 अभिक्रिया न हो पाने के कारण इट फॉर्म्स एल्कीन, और ब्रैकेट में लिखिएगा ड्यू टू एब्सेंस ऑफ SN2 रिएक्शन। ब्रैकेट में SN2 अभिक्रिया न हो पाने के कारण, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ SN2 रिएक्शन। ठीक है बेटा, अब ये रिएक्शन आप नोट कर लीजिए, और ये जो कंपाउंड आपने बनाया है ये एक एल्कीन है। बाकी एल्कीन तो नॉर्मली बोलोगे ही, बाकी इसका सिंपल नाम आप आइसोब्यूटीन बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये ध्यान रखिएगा, प्राइमरी हैलाइड से प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा, सेकेंडरी हैलाइड से सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा, लेकिन टर्शरी हैलाइड थोड़ा दिक्कत करेगा टर्शरी अल्कोहल को बनाने में, क्योंकि SN2 क्रिया जब वहां पे पॉसिबल नहीं हो पाएगी तो वहां पर हमको SN1 रिएक्शन करनी पड़ेगी, और SN1 रिएक्शन में कार्बोनियम आयन बनने की वजह से एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, और उस वजह से आपको वहां पर अल्कोहल बनते हुए नहीं मिलेगा। ठीक है, तो नोट कर लिया होगा सब बच्चों ने। तो इस तरीके से ये हमारे पास एक और प्रिपरेशन का मेथड यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब एक ही दो मेथड और बचे हुए हैं प्रिपरेशन के, वो कल इसी में आगे हम बताएंगे, और साथ साथ फिर स्टार्ट करेंगे अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज को। ठीक है, साथ साथ नोट्स बनाते जाइएगा। ठीक है, बाद के लिए ना छोड़ देगा कि हाँ रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल है तो वो हम बाद में